अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी एक्सपर्ट प्रेडिक्ट रिजल्ट्स। नरेंद्र मोदी और जे रौनक की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीम खोकर, भाई सकलानी बॉल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों बस वो दिन आने ही वाला है जब दूध का दूध और फिनाइल का फिनाइल हो जाएगा। जल्दी ये क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी 400 पार होगी या 250-300 पर ही अटक जाएगी। कुछ ही दिन में ये भी पता लग जाएगा कि क्या राहुल बाबा कांग्रेस का बेड़ा पार लगाएंगे या फिर से बंटाधार करवाएंगे जैसा कि वो पाषाण काल से करवाते आ रहे हैं। खत्म, बस एक फेज की वोटिंग बाकी है। प्रशांत किशोर से लेकर गोरखपुर के चुन्नू हलवाई तक सबने अपने अपने आंकड़े का ठेला लगा लिया है। हर रोज पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से संभावित सीटों का आंकड़ा जनता के सिर पर उड़ेला जा रहा है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना असल रिजल्ट से पहले हम भी एक बार इस बात का पोस्टमार्टम कर लें। आपको बता दें कि रिजल्ट को लेकर मार्केट में क्या हवाबाजी चल रही है। आखिर वो कौन से स्टेट हैं, कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी ढीली पड़ी तो उसकी लुटिया डूब भी सकती है। वो कौन से रीजन है जहां बीजेपी ने अगर 2019 से अच्छा किया तो उसकी नैया 350 पार भी जा सकती है। इसी तरह 350 सीटों पर एक साथ लड़ रहा इंडिया अलायंस सच में एंटी बीजेपी वोट बंटने से रोक पाया तो क्या सारा खेल ही बदल जाएगा। तो आज के फनतंत्र में, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस एक बार केजरीवाल जी इजाजत दे दें तो सर प्लीज। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। तो दोस्तों देश के हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, गन्ने के जूस की रेहड़ी से लेकर बियर बार तक यही चर्चा गर्म है कि 4 जून को क्या होने वाला है। मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि 10 मिनट का ये वीडियो देखने के बाद आपको इलेक्शन रिजल्ट पर और कोई डिस्कशन सुनने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अगले 10-12 मिनट में हम आपको ऐसे हर एक स्टेट के बारे में बताएंगे जो पूरे चुनावी नतीजों की बाजी पलट सकता है। हम आपको हर उस बड़े इश्यूज के बारे में बताएंगे जिसने इन चुनावों को डोमिनेट किया है। मगर इससे पहले कि हम बातों की जेसीबी से विश्लेषण की खुदाई का काम शुरू करें, दोस्तों इस इलेक्शन से कुछ महीने पहले बीजेपी ने नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इस नारे के साथ ही ये बहस छिड़ गई कि क्या सच में बीजेपी 400 पार जा सकती है। मगर जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ा ये क्लियर हो गया कि बीजेपी का 400 पार का ये नारा अपने वर्कर्स में जोश भरने के लिए दिया गया था और बाद में मोदी जी ने भी खुद ये बात कह डाली। इसलिए हम उस 400 पार वाली बहस में नहीं जाएंगे। हम सबसे पहले इस सिनारियो पर बात करते हैं कि क्या बीजेपी पिछली बार से ज्यादा ला सकती है, और अगर ला सकती है तो ये काम आखिर होगा कैसे। दोस्तों 2019 में बीजेपी ने 300 सीटें जीती थी और एनडीए ने 353। इस बार बीजेपी अपने दम पर सच में 350 सीटें लाना चाहती है तो इसके लिए एक साथ कई चीजें उसके फेवर में काम करनी होंगी। सबसे पहले तो बीजेपी ने यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी वहां उसे उन सीटों को होल्ड करना होगा। ये देखते हुए कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीत लाई थी। इसके बाद 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। इससे यही लगता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तो 2019 वाला अपना परफॉर्मेंस दोहरा ही लेगी। इसी तरह बिहार में बीजेपी ने पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीती थी। इस बार भी जेडीयू और बीजेपी साथ मिलकर लड़ रहे हैं तो लगभग वैसा ही परफॉर्मेंस दोहराना मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा एमपी और राजस्थान में हाल ही में बीजेपी विधानसभा चुनाव जीती है। गुजरात तो 30 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, तो ऐसा लगता है कि इन स्टेट में बीजेपी अपना 2019 वाला परफॉर्मेंस रिपीट कर लेगी। बीजेपी को अगर सच में 350 के फिगर को टच करना है तो उसकी नजर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र जैसे स्टेट पर होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछली बार 18 सीटें जीती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वो यहां सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। ममता बनर्जी की स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जनता का गुस्सा है, संदेश खाली का मुद्दा गर्म है। बीजेपी ने पिछले 8-10 सालों से यहां काफी काम किया। इसी तरह बीजेपी को उम्मीद ये भी है कि तमिलनाडु में अन्नामलाई का जादू चल सकता है। तमिलनाडु में बीजेपी अब तक की अपनी सबसे ज्यादा सीटें जीत सकती है, ऐसा उसे लगता है। तेलंगाना में बीजेपी टीआरएस सरकार के खिलाफ गुस्से का फायदा उठा सकती है। तेलंगाना में बीजेपी 5 सीटें तक जीत सकती है। उड़ीसा में वो अपना सीटों का आंकड़ा 8 से बढ़ाकर 10 कर सकती है। कर्नाटक में बीजेपी ने पिछली बार 22 सीटें जीती थी। बीजेपी को उम्मीद है कि वो यहां भी पिछली बार का परफॉर्मेंस दोहरा सकती है या उससे भी ज्यादा सीटें ला सकती है। लेकिन बीजेपी के लिए 2019 का परफॉर्मेंस दोहराने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है महाराष्ट्र। इस बार बीजेपी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खेमे वाली शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। पिछली बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में 48 में से 43
सीटें जीती थी और एनडीए ने 41 सीटें। लेकिन इस बार उद्धव खेमे ने अगर सच में अपना दम दिखा दिया तो बीजेपी को यहां बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी को अगर सच में 300 पार जाना है तो उसे 2019 वाले सारे स्टेट तो जीतने ही होंगे, साथ ही तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे स्टेट में अच्छी सीटें जीतनी होंगी, बंगाल और कर्नाटक में भी सीटें बढ़ानी होंगी। अगर बीजेपी सच में ऐसा कर पाती है तो 400 न सही वो 330 पार तो जरूर कर सकती है। इतना बड़ा देश, इतना डाइवर्सिफाइड देश, अगर एक पार्टी मूव कर रही तो लहर का चुनाव है मानक जी। इसीलिए मैं कह रहा हूं 375 to 400। दोस्तों 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर कुल 52 सीटें जीती थी और कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन ने कुल 91 सीटें अपने नाम की थी। मतलब सरकार बनाना तो दूर, ये लोग सरकार बनाने की सोच भी नहीं सकते थे। 2019 में बीजेपी को अपने दम पर जब 37% वोट मिला था और एनडीए को 45%, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को 19% वोट मिले थे और पूरे यूपीए को ही 25 यानी 25% वोट मिले थे। मतलब एनडीए गठबंधन को कांग्रेस वाले यूपीए गठबंधन से 20% वोट ज्यादा मिले थे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस बार ऐसा क्या हो जाएगा कि ये बाजी पूरी तरह पलट जाएगी। राजनीति में जहां 1-1% में सरकारें बदल जाती हैं, वहां 20% का ये वोट डिफरेंस इंडी गठबंधन कैसे पूरा करेगा? क्या इसके लिए राहुल बाबा ने अपने से भी पहुंचे हुए किसी बाबा से झाड़ा लगवाया है या पार्टी जादू टोना करके बीजेपी की सीटें कम करवा देगी? आइए उसी सिनारियो पर बात करते हैं। कांग्रेस की इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि पिछली बार यूपीए होने के बावजूद विपक्ष बिखरा हुआ था। अब जब से इंडी अलायंस का जन्म हुआ है, 300 से ज्यादा जगहों पर इन लोगों ने हर सीट पर बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक कॉमन उम्मीदवार उतारा है, तो इनको उम्मीद है कि इस बार बाजी पलट जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस या इंडी अलायंस की सरकार बनती है तो दो चीजों को एक साथ होना होगा। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान, एमपी और गुजरात तक, उत्तर और पश्चिम के वो सारे राज्य जहां बीजेपी पिछले 2 इलेक्शन से लगभग क्लीन स्वीप कर चुकी है, वहां उसे नुकसान हो और ये सीटें छिटक कर इंडी अलायंस के पास आ जाएं। दूसरा, जिन राज्यों में कांग्रेस और इंडी स्ट्रांग है वहां वो और गेन करे। जैसे केरल जैसे राज्य में कांग्रेस को उम्मीद है कि वो पहले से बेहतर करेगी। तमिलनाडु में वो डीएमके की सहयोगी है तो वहां भी इंडी बेहतर करेगा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना अगर अच्छा करती है तो बीजेपी को यहां भी नुकसान होगा। इसके अलावा पंजाब में बीजेपी वीक है, यहां आप और कांग्रेस आमने सामने है। अगर दोनों में से कोई भी जीतता है तो आखिर में फायदा इंडी अलायंस को ही होगा। यह भी दावा किया जा रहा है कि हरियाणा में किसान मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है। कांग्रेस यहां भी अपने फायदे की उम्मीद लगाए बैठी है। नॉर्थ ईस्ट में भी कांग्रेस पिछली बार से बेहतर करने की उम्मीद लगाए बैठी है, खासकर त्रिपुरा और मणिपुर में। इसके अलावा कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले लोग ये भी मानते हैं कि भारत जोड़ो और न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी की इमेज इंप्रूव हुई है। लोग उन्हें सीरियसली लेने लगे। यानी ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो अगर सच में जमीन पर वर्क करते हैं तो कौन जाने 4 जून को बाजी पलट भी सकती है। हेलो, तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। अब हम अगर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की बात माने तो ज्यादातर का भी यही मानना है कि भले ही बीजेपी को पिछली बार से ज्यादा सीटें न आए, मगर इस बार भी सरकार उसी की बनेगी। देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि अपनी वेलफेयर स्कीम और पीएम मोदी के फेस पर बीजेपी इस बार भी दमदार परफॉर्मेंस देगी। महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे स्टेट में तो वो सभी को सरप्राइज भी कर सकती है। प्रशांत साफ कहते हैं कि बीजेपी 400 या 370 सीटें तो नहीं लाएगी, लेकिन इस बार भी वो आराम से सरकार बना लेगी। बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा। योया जी, योगेंद्र यादव जी, जो बीजेपी के मुखर विरोधी माने जाते हैं, वो तो बीजेपी के इतने खिलाफ हैं कि अगर उनके घर दूध भी फट जाए तो उन्हें इसमें मोदी की साजिश लगती है। लेकिन इन योया जी, योगेंद्र यादव जी का भी मानना है कि बीजेपी और एनडीए अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस उत्तर भारत और साउथ के स्टेट में अच्छा गेन करेगी। वो बीजेपी को बहुत ज्यादा सीटें तो नहीं दे रहे, लेकिन उन तक का ये मानना है कि बीजेपी और एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच। वेटरन जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई का मानना है कि बीजेपी और एनडीए का परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंड करेगा कि महाराष्ट्र और बिहार जैसे स्टेट में उनका गठबंधन कैसे काम करता है। अगर बीजेपी अपने अलाइज के साथ सही ट्यूनिंग बिठा लेती है तो वो फिर से 300 सीटें जीत लेगी। मगर सीनियर जर्नलिस्ट आशुतोष जी की सोच या जानकारी इनसे अलग है। उन्हें लगता है कि बीजेपी इस बार भारी प्रेशर में है और बीजेपी की सीटें 220 तक आ सकती हैं। हेलो, लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी तो 220 सीट पर अटक जाएगी, कुछ तो कह रहे हैं बीजेपी 200 पार नहीं कर पाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 325 सीटें लेकर आएगी। लेकिन एक चीज जो सच्चाई है वो ये कि आज की तारीख में बीजेपी स्ट्रगल करती है।
अब तक टोटल 6 फेज की वोटिंग हो चुकी है। इन 6 फेज में अब तक 64-65% के आसपास वोटिंग हुई है। 2019 में यही वोटिंग परसेंटेज 67 यानी 67 के आसपास था। मतलब अब तक के आंकड़ों के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि इस बार वोटिंग परसेंटेज लास्ट टाइम से थोड़ा कम रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब लोग भारी तादाद में घर से निकलकर वोट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो बदलाव के लिए वोट करने निकले हैं, और जब वोटिंग परसेंटेज कम हो तो इसका मतलब है कि लोगों में वोट करने के लिए उत्साह नहीं है। मगर इससे भी आप ज्यादा कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि यहाँ फिर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पक्ष ज्यादा वोट कर रहा है और कौन सा पक्ष कम वोट कर रहा है। मसलन इन चुनावों में शुरू में देखा गया कि जो मुस्लिम बहुल सीटें थी वहां जमकर वोट हुआ, और जो सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी वहां वोटिंग कम हुई। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि मुस्लिम जो आमतौर पर बीजेपी का वोट बैंक नहीं माने जाते, वो सरकार बदलने के लिए घर से निकले हैं, और जो बीजेपी का वोटर है उसे लगता है कि वोट न भी दें तो भी आएगी तो बीजेपी ही। इसलिए अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से कुछ सॉलिड कंक्लूजन निकालना पॉसिबल नहीं। अभी ये कह पाना वाकई में मुश्किल है। जैसे आपने बताया कि किसको फायदा किसको नुकसान, उसकी बड़ी वजह यह है जो वोट करने नहीं आए वो कौन लोग। दोस्तों सच तो यह है कि पॉलिटिक्स में किसी भी तरह की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2004 में जब बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था, सबको लग रहा था कि वाजपेयी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बीजेपी हार गई। 2014 में जब किसी ने भी नहीं सोचा था कि बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पाएगी, तो उसने सरकार बना ली। 2019 में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि मोदी पहले से ज्यादा सीटें लाकर प्रधानमंत्री बनेंगे, वो भी हो गया। इसीलिए ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि इस बार आखिर होगा क्या। मगर फिर भी ये देखते हुए कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस या इंडिया अलायंस ऐसा कोई बड़ा एजेंडा नहीं खड़ा कर पाई है, उससे यही लगता है कि शायद कोई बड़ा सरप्राइज न हो। दूसरी तरफ इस इलेक्शन में बीजेपी के तस्कर में कई तीर थे। एक तरफ उनके पास गिनाने के लिए आयुष्मान भारत और मुफ्त अनाज जैसी वेलफेयर योजनाएं थी, नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय चेहरा था, और धारा 370 हटाकर और राम मंदिर बनवाने जैसी ऐसी बातें थी जिसे उनके विरोधी भी चाहकर झूठा साबित नहीं कर सकते। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें तो जब ये बना था तब इसका बनना बड़ी बात थी। लग रहा था कि कुछ अलग होगा, मगर इसके बनने के बाद पहले नीतीश कुमार की पार्टी इससे अलग हो गई, फिर पंजाब जैसे स्टेट में इंडिया अलायंस से जुड़ी आप और कांग्रेस ही आमने सामने आ गई। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन करने से मना कर दिया, फिर कश्मीर में भी महबूबा मुफ्ती से इनकी बात नहीं बनी। तो इन सबसे हुआ ये कि चुनाव बीतने के साथ साथ इंडिया अलायंस की चमक भी फीकी पड़ती गई। बट लेकिन किंतु परंतु हम फिर से ये कहेंगे कि राजनीति में एक होता है अंडर करंट, जिसके बारे में कोई दावे से कुछ नहीं कह सकता। अब हमारे इस सारे एनालिसिस के बावजूद कुछ ऐसा अंडर करंट भी हो सकता है जो हम में से कोई ना देख पाए, और ऐसा हुआ तो सच में बहुत सारे लोग शॉक्ड रह जाएंगे। बाकी 4 जून को यह पता लग जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए किस किस की 2 जून की रोटी का बंदोबस्त होने वाला है, और ईवीएम का चरित्र हनन कौन कौन करने वाला है। खैर, कौन बैठेगा सत्ता में और कौन बैठेगा विपक्ष में, इस बारे में अगर आपकी कोई राय है, आपकी कोई एनालिसिस है, आपका कोई पॉइंट है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो सही लगी हो तो और भी लोगों तक पहुंचाएगा, शेयर जरूर करिएगा। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करिए पॉकेट ब्रोकर पर, और यूज करिए मेरा प्रोमो कोड रौनक, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 60% अमाउंट। बाकी अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। यहीं पर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, बात कीजिए दोनों पार्टियों की तो इस दफा मुकाबला तो काफी सख्त है, लेकिन पॉलिटिक्स का मैदान है, तो चूंकि पॉलिटिक्स के मैदान में वक्त से पहले जो है पेशगोई वो की नहीं जा सकती। कोई पता नहीं किस पलड़े में जो है वोटिंग ज्यादा हो जाए। अवाम का जो रुझान होता है फिल वक्त के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो ज्यादातर तो बीजेपी के हिसाब से है। बीजेपी का जो पक्ष है वो भारी नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी की जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिलती है। बीजेपी के पास काफी ऐसे सारे मुद्दे हैं जो अवाम को दिखाए जा सकते हैं, जो अवाम की जज्बात के साथ जुड़े थे। अवाम जितनी भी अपोजिशन की अगर अवाम की बात की जाए तो वो ऐसे इकदाम थे जिसे अपोजिशन की अवाम भी इनकार नहीं कर सकती। उसमें राम मंदिर का मुद्दा है। राम मंदिर का जो मुद्दा हल हुआ है उसमें वो सारे हिंदुस्तान के लिए है, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों चाहे वो बीजेपी के लोग हों, क्योंकि वो हर हिंदुस्तानी के लिए था। और दूसरी चीज जो की गई है 370 वाली, वो भी जाहिर बात है हर हिंदुस्तानी चाहता था कि ये होना चाहिए। इसलिए जो अपोजिशन लीडरान है वो भी अपनी स्ट्रगल कर रही हैं, वो भी कोशिश कर रही हैं भरपूर, लेकिन जो बीजेपी की अभी तक जो लेवल है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। और उम्मीद तो हम यही करते हैं कि बीजेपी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ना भी करे, लेकिन ये है कि हुकूमत उनके बनने के कांग्रेस से ज्यादा चांसेस हैं, इंडियन अलायंस से ज्यादा चांसेस हैं। इंडियन अलायंस और कांग्रेस अगर आपस में गठबंधन कर लेती हैं तो फिर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज सकती है।
अगर वो सारी पार्टियां उठ के इत्तेहाद कर लें तो फिर बीजेपी को काफी मुश्किलात का सामना हो सकता है। मुमकिन है कि जीते सही, बीजेपी ही जीते, लेकिन उस तरह बेहतर परफॉर्मेंस वो ना दिखा सके जिस तरह आवाम तवक्कुआत कर रही है। आवाम जो है उम्मीद रखती है कि इस तरह से बीजेपी की इतनी सीटें आनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उतनी ज्यादा ना आए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि बीजेपी जो है वो जीतने में कामयाब हो, क्योंकि बीजेपी की अभी की जो प्रोग्रेस हालिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो जिनको बीजेपी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, अपनी तरफ मूव करने में कामयाब हुई है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी काफी सारी ऐसी वो योजना लेकर आए हैं जिसकी वजह से स्पोर्टिंग जो है वो बीजेपी के हक में गई है। तो हमारे ख्याल में तो जो बीजेपी है उसका पलड़ा फिल वक्त के लिए भारी नजर आ रहा है। और बाकी रही बात इंडिया लाइंस की, तो हो भी सकता है वो भी दें, क्योंकि एक एक पक्ष जो है वो सिर्फ खड़ा कर रहे हैं विरोध में, और सारी पार्टियों के जो है वोट उसको पढ़ सकते हैं। ये चीज तो है, इस चीज से अगर अंदाजा लगाया जाए तो काफी सारा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब इंडिया लाइंस ने कोई बड़ा एजेंडा पेश नहीं किया जिसकी वजह से कोई उम्मीद नहीं लगा सकता कि शायद वो ही जीते। हाँ, अगर कोई एजेंडा ऐसा रखते या कोई ऐसी बात होती तो फिर जरूर वाकई जी वो जीत पाते। लेकिन वही बात के इलेक्शन है और अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी नहीं कर पाता। सिर्फ जो नजर आ रहा होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, उस हिसाब से अंदाजे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आज रौनक भाई ने भी लगाए हैं। और काफी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है वो कुछ एरिया में उन्होंने कहा कि ये इतनी इतनी सीटें लेके जो है वो लीड कर सकते हैं। लेकिन कुछ में जो है वो खतरा भी है हारने का और कम सीटें लेने का। और लेकिन वहां पे इंडिया लाइंस और पंजाब में जो है वो हरियाणा पंजाब वाली साइड पे आप पार्टी का जो है वो ज्यादा रुझान है, और वहां पे जो है वो पार्टी जीत सकती है। और लेकिन अभी जो सरकार है वो अगर ना भी ज्यादा मतलब सीटें लेके आए तो, लेकिन फिर भी बीजेपी का ज्यादा चांस है। हो भी सकता है कि सारा कुछ बदल भी जाए, सिनेरियो सारा बदल जाए और कांग्रेस जो है वो और इंडिया लाइंस जो है वो ऊपर आ जाए, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो भी आ सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जो वोटिंग बहुत कम हो रही है, जैसे वो कह रहे हैं कि वोटर जो हैं वो पिछले साल से भी कम आए, पिछली दफा से भी, तो वोटर निकले नहीं है। और जो ज्यादातर निकल रहे हैं वो मुसलमान हैं, और मुसलमान वोटिंग ज्यादा कर रहे हैं, और वो ज्यादातर बीजेपी के खिलाफ हैं, और हैं हक में भी हैं लेकिन खिलाफ भी ज्यादा हैं, ये इसमें भी कोई शक नहीं। जहाँ पे मुस्लिम जो है वो वोटर है, वो अपना कोई बड़ा लीडर है खड़ा हुआ, तो वहां पे वोटिंग ज्यादा हो रही है। तो मतलब वहां पे मुस्लिम जो है वो ज्यादा बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। और लेकिन ये है कि फिर भी चांस जो है बीजेपी का ही है, ज्यादा नजर आ रहा मुझे भी। लेकिन कभी भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। रह गए हैं कुछ दिन ही, 3-4 दिन रह गए हैं, फिर रिजल्ट आएगा, फिर पता चल जाएगा कि क्या होता है और कौन पार कर गया है। और जिस जैसे ये सारे ही कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि अपनी हुकूमत बना लेंगे। और क्योंकि हर कोई यही कह रहा है कि 400 पार, पहले तो नारा यही कर रहा था अब की बार 400 पार, लेकिन अभी जो है वो काफी वीडियो ऐसी देखी हैं जिसमें यही कह रहे हैं कि 400 नहीं हो सकेगा, 300 से ऊपर हो सकता है, 400 से ऊपर नहीं हो सकता। तो देखते हैं अभी 300 लेती हैं या बीजेपी, या हुकूमत कैसे बनाती है, एनडीए कितनी लेती है, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखा जाए तो मुल्क को तरक्की करने वाला बीजेपी है, मोदी जी हैं, कोई शक नहीं है इसमें। और इकानमी बेहतर करने वाले वही हैं, मुल्क को फिफ्थ जो है वो लेके आ चुके हैं। बेशक पिछली हुकूमतों ने भी काम किए हैं, तभी ऐसा ऐसे ही होता है ना, लेकिन इन्होंने उठा के अगले लेवल पे ले गए हैं सब काम को। ये बड़ी अच्छी चीज है। और ये नहीं है कि अपनी जेबें भरी और मुल्क पे लगाया नहीं और मुल्क को डुबो दिया, और लेकिन इन्होंने जो है वो लगाया है। और हम कोई जो है वो प्रचार नहीं कर रहे बीजेपी का, लेकिन जो हमें नजर आता है हम सिर्फ वही बताना है, जैसे कि प्रोडिक्शन होती है वैसे ही हम बता रहे हैं कि उनका ज्यादा चांस इस वजह से लग रहा है मुझे कि वो जीतेंगे। बहरहाल ये प्रोडिक्शन जो है ये हमारे एनालिस्ट जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, दोनों अली और समीर जो है इन्होंने दे दी है। बहरहाल इन माय ओपिनियन ये है कि मोदी हुकूमत एक बार फिर आने वाली है, क्लियर कट है। ये क्या सराइयाँ तो चलती हैं, उनको लेट डाउन करने की कोशिश चलती रहती है, क्योंकि एक पार्टी अगर काम कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, उसने वो काम दिया है, उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि यार जो है बाकी पक्ष जो रह गया है, कुछ तो हमारे वोटर हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारी स्टेट्स का जिक्र किया बीच में कि उनको लगता है कि इस स्टेट में इतने वोट तो आएंगे, ठीक है,
उनके बाद जो दूसरे वोटर्स हैं जो रह गए हैं, पिछली दफा हमारे पक्ष में नहीं थे, वो इस दफा आएंगे, उनको लाना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये डर भी होता है, जैसे आज रौनक साहब ने भी एक डर जाहिर किया कि जिनसे हमें पहले इतने वोट मिले हैं अब भी उनसे उतने ही मिलेंगे, तो वो भी कंफर्मेशन करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तब ये पार्टी जो है कंफ्यूजन में पड़ जाती है। कोई एनालिस्ट आके अगर कोई एनालाइज करता है, प्रेडिक्शन देता है, तो वो भी डबल माइंडेड होता है कि यार होगा नहीं होगा, नो आइडिया, क्योंकि अवाम के हाथ में होता है। उन्होंने एक सर्वे करना होता है कि अवाम कितनी निकली थी लास्ट टाइम, कितनों ने वोट किया, क्या सिनेरियो बना, किस स्टेट में किस तरह चला, उस हिसाब से सारा जो है वो अंदाजा लगाते हैं। तो पिछली दफा कौन खड़ा था मुहालफिन में, मतलब अगर कांग्रेस में खड़ा होगा, राहुल जी ने किसी और स्टेट में किसी और बंदे को खड़ा किया होगा, ठीक है, और जिनका जिक्र भी एक दो तमिलनाडु में उन्होंने किया, वो उस बंदे को इस दफा कोई और खड़ा कर देंगे उसकी जगह, ठीक है, तो वो डिफरेंट सिनेरियो होगा। उस बंदे के हिसाब से लोग जो हैं उसको वोट आउट करेंगे, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी एक अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है लोकल्स के हिसाब से। बाकी ये चीजें जो है ये एनालाइज करना, दूर से प्रोटेक्शन करना, ये तो कोई भी कर सकता है। मैं कहूँ कि अगर यहाँ पे बैठ के देखा जाए, हम पाकिस्तान में हैं और हमसाये मुल्क में हैं, लेकिन यह है कि हमें नजर आ रहा है कि मोदी हुकूमत ने इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गए हैं, और वो जो है तरक्की की राह पे लेके आए हुए हैं, और हमें लगता है कि उस बंदे को आना चाहिए। हमारी प्रोडिक्शन के मुताबिक हमें नजर आ रहा होगा कि इंडियन अवाम जो है वो उन्हें सपोर्ट करेगी फुल ऑन, और मुझे नहीं लगता वो कहीं से हारेंगे, और वो लूज करने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। तो जहाँ तक देखा जाए तो उनका पलड़ा भारी है, नो डाउट। लेट्स सी, अभी देखते हैं कि फैसला किन के पक्ष में आता है, ये भी देखने लायक होगा। लेकिन 400 वाला जो आंकड़ा उन्होंने, वो तो नारा था, उनको उन्होंने मेंशन कर दिया बीच में, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा इसी चीज को मेंशन कर रहा था, और ये एक किस्म का नारा बना हुआ था, वो बगअप करने के लिए था। ठीक है, और वो उन्होंने मेरे ख्याल में मोदी सर ने उस चीज को मेंशन भी कर दिया कि बगअप करने के लिए था, ये कोई प्रोडिक्शन नहीं थी, और ये सिर्फ जोश लाने के लिए था हमारे वर्कर्स पे। तो वो उन्होंने एक नारा बना लिया, और उस चीज़ को अगर कर जाते हैं तो मैं कहूँगा वेल एंड गुड। अगर नहीं करते फिर भी हुकूमत लाने लायक कितने हो जाते हैं वो, वेल एंड गुड है, इंडिया के लिए बेहतर है। मेरे ख्याल में यही बंदा आना चाहिए, हमारे ख्याल में भी यही होगा। मेरे ख्याल में इनके ओपिनियन जो है आपने सुने हैं, उनसे भी यही जाहिर होता है कि वही आए और वही करें, क्योंकि वो बेहतर कर रहे हो। जहाँ तक मुस्लिम पक्ष की बात है, छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि मुखालफ क्यों है, आई डोंट नो। अगर इतनी आपको सहूलतें मिल रही हैं, इतनी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, इंडिया तरक्की कर रहा है, और आपका बीच में पक्ष है, और फिर भी आप इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं, वो भी मुखालिफ पार्टी के थ्रू, तो ये गलत है। आपका को हक है, कोई चीज़ ऐसी है तो उसके ऊपर आप विरोध करें, वो मताने दें, वो भी रिजॉल्व होगा। ये पाकिस्तान थोड़ा है कि आप कुछ अपील करेंगे या कुछ करेंगे उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सोचना चाहिए उनको भी। बाकी इनकी वीडियो डिटेलिंग थी, ज़बरदस्त थी, और लेट्स सी जी फैसला क्या आता है वो तो देखेंगे। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।